अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीस क्रैश कोर्स। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर नंबर 8 है। इसका पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर हमारा था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, और हमने जो है लास्ट लेक्चर में वी कवर्ड दिस स्लाइड। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर हमने यहाँ तक कवर किया था, अभी हम न्यूमेरिकल्स की साइड आगे बढ़ेंगे। जी इलस्ट्रेशन है चेंज एनालिसिस की, जो कि पार्ट है आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का। अब पीरियड 1 कैन बी एनी ईयर, पीरियड 2 इज द कंसेक्टिव ईयर, जो दूसरा साल उसका है। अब आप उसका तरीक़ेकार 6000 तक आने का कैसे है। कुछ मैथ्स में अच्छे हैं, जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं उनका तरीक़ेकार ये क्योंकि पीरियड 1 में 4000 रुपये जो है माइनस में है, एंड ऑन द सेकंड पीरियड यू आर अर्निंग अराउंड 1500 इन पॉजिटिव, लाइक प्लस में है। तो अमाउंट का डिफरेंस 6000 कैसे हुआ। कुछ लोग 3000 लिखेंगे, इनिशियली हम भी ऐसे करते थे। तो द इजी वे आउट इज यू राइट 4500, ठीक है जी, प्लस x इज इक्वल टू 1500। अब ये माइनस 4500 है, तो x को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट विल डू इज विल मूव द 4500 ओवर हियर, और ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और दिस विल बी प्लस 4500। तो आपका 4500 प्लस 1500 आपका अमाउंट आ जाएगा 6000। सो फोर्थ एंड सो ऑन। आप इसी तरह ये पूरा फॉलो अप कर सकते हैं। नीचे जैसे 2000 प्लस x is equal to 1000 minus 1000, तो when the 2000 goes over here it will be minus 2000, minus 2000 and minus 1000 are 3000। इसी तरह आप अमाउंट निकालते हैं, और उसके साथों साथ आप जो है परसेंटेज भी उसमें फाइंड आउट करते आते हैं। अच्छा, इस पे परसेंटेजेस क्यों नहीं दी हुई, आप चेंज एनालिसिस में आप पूछेंगे, क्योंकि हमने पहले ये पढ़ चुके हैं कि जहाँ नेगेटिव अमाउंट हो वहाँ पे परसेंटेज का कोई देने का फ़ायदा नहीं होता। पर यहाँ पे फ़ायदा है, जैसे एक साल में आपके कैश जो है जब अकाउंट क्लोज में 10 रुपीज़ है, द नेक्स्ट ईयर इट इज़ 2010 रुपीज़, तो अमाउंट 2000 का डिफरेंस बना, विच इज़ अराउंड 20,000 परसेंटेज। ईयर टू ईयर चेंज एनालिसिस जो है उसमें क्या होता है कि इट इज़ वेरी ईजियर जब आप एक साल, दो साल, मैक्सिमम 3 साल तक आप कंपेयर करें इंडिविजुअल अकाउंट्स को, तो आपको अच्छी तरह एक रुपी अमाउंट में भी एंड परसेंटेज में भी आपके पास एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। चेंज एनालिसिस जो है दोनों को डिफरेंट बेसिस में कंप्यूट कर रहा होता है, एंड क्योंकि अमूमन क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जैसे हमने पहले भी देखा कि although amount over here is 2000 relatively low, but the percentage change over here is a lot। तो दोनों बेसिस में कंप्यूट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक क्लैरिटी होती है कि आप परसेंटेज सुन के 20,000 परसेंटेज या 2000 परसेंटेज सुन के आप परेशान ना हो, ये ना समझे कि पता नहीं कितना इसमें जो है डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। अच्छा जी, कुछ रूल्स भी हैं इसमें कि जब भी नेगेटिव अमाउंट अपीयर हो बेस में and a positive amount in the next period or vice versa, we cannot compute a meaningful percentage। percentages में जब भी नेगेटिव अमाउंट आता है आपकी मीनिंगफुल परसेंटेज नहीं निकलती। दूसरा जो है, जब भी अमाउंट बेस पीरियड में ना हो तो उसमें आप परसेंटेज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली यू कैनॉट कंप्यूट परसेंटेज विद जीरो। जब जीरो होगा, इफ देयर इज नथिंग, यू कैनॉट टेक आउट अ परसेंटेज अवे। जब एक परसेंटेज अपना कम दिया गया हो तो उसको बड़ा एहतियातन आपको जो है बड़ा गौर फिक्र से आपको उसको कंप्यूट करना पड़ेगा विद कॉशन। एंड उसके अलावा बेस पीरियड में अगर है और नेक्स्ट पीरियड कुछ अमाउंट नहीं है तो डिक्रीज विल बी 100%, जस्ट एज यहाँ पे हमने ये वाला किया हुआ है। जैसे यहाँ पे बेस पीरियड में अमाउंट दिला हुआ है, इस ईयर में नहीं है, तो वी हैव टू आउट 100% रुपये। ठीक है जी। अब आ जाते हैं ईयर ऑन ईयर एनालिसिस पे। अब ईयर ऑन ईयर एनालिसिस कुछ ऐसी कंप्यूटेशन है जो कि हम साथ करते हुए चलेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे 2011 और 2010 में चेंज कितना आ गया, तो द अमाउंट इज 16,734 ओवर हियर, और ये वाला जो अमाउंट है विच इज 15,564, तो ये डिफरेंस कुछ बनता है 1170 का। अब हम आ जाते हैं इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज चेंज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, विल पुट द अमाउंट ओवर हियर 1170
डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट, जो बेस अमाउंट है आपका, आप वो डालेंगे 15564। तो ये आपका जाके बनता है कुछ 0.075, which is almost 7.5%. So 7.5%। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपके पास 9590 और 9290 है आपके पास। तो इसका डिफरेंस जो है वो है 386। सेम वे 386 को वो 9204 से हम डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 0.042, विच इज 4.2%। एंड देन अगेन -9 को अगर आप माइनस करोगे 301 से, तो चेंज इज -310। ये हमेशा याद रखिएगा, चेंज जो आया है वो नेगेटिव में आया हुआ है, और इसका परसेंटेज जो है दैट इज 103%। जी, 103%। एंड देन एंड फाइनल आपकी जो नेट इनकम है कोलगेट की 2011 के लिए, दैट इज 2431, और पिछले साल की 2010 की थी 2203। तो सो द डिफरेंस विल बी 228, एंड ये परसेंटेज इज अराउंड 10.3%। Moving on to the next slide. अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें नोट करनी की, जैसे कि देखें सबसे पहले जो है, अगर आप नोट करें जो उनका नेट सेल्स है। अब जैसे सवाल आता है पेपर में कि जी आपको कभी कभार कंपैरेटिव एनालिसिस में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आपको खुद उसमें करने पड़ते हैं, एंड देन दे आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस देयर, या व्हाट इज समथिंग वर्थ नोटिंग, या व्हाट आर योर एनालिसिस बीइंग द फाइनेंशियल मैनेजर, बीइंग द बिजनेस मैनेजर, या पेपर अटेम्प्ट करते हुए। तो उसमें जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका चेंज जो है वो तो चले 7.5% आया है, चलिए पॉजिटिव चेंज है, नेट सेल्स आपकी बढ़ गई हैं। बट देन अगेन कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज इंक्रीज्ड एज वेल 12.3%। आप देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 4.2% पे रह गया। नाउ इस पे आपने चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, इट इज़ वर्थ आस्किंग, इट इज़ वर्थ नोटिंग कि भाई व्हाई इज दिस हैपनिंग। सेल्स हमारी तो चले, जितनी सेल्स इंक्रीज हुई हैं उससे ज़्यादा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हुआ है। सो इट मीन्स देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि और अच्छी तरह आपका जो है प्रॉफिट बढ़ सकता था, ग्रॉस प्रॉफिट बेहतर हो सकता था। एंड देन सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी आपका 6.4% पे पड़े हैं। प्री टैक्स इनकम तो चलिए इतना काउंट होता नहीं है, बट देन अगेन इट्स 10.5%। कोलगेट इज परफॉर्मिंग वेल इनफ इन अ टफ कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। कैसे, आइए आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे एक तो आपकी नेट इनकम बढ़ी है, ऑल्दो देयर आर थिंग्स वर्थ कॉशन कि जी जितना हमारा नेट सेल्स बढ़ी उससे ज़्यादा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा है। उसी तरह आपका अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह चलिए ये आपका नेगेटिव में चला गया, दिस इज़ अ गुड थिंग। बट देन अगेन अदर इनकम आपकी जो है वो भी पॉजिटिव में है, 103% है। तो ये चीज़ें आपकी पूरा एनालिसिस जब भी आप करते हो ईयर ओवर ईयर, इसमें आपको पता चल जाता है। अच्छा जी, फिर आता है आपके पास इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस। अब हम जो ईयर टू ईयर एनालिसिस कर रहे थे उसमें क्या होता है कि एक साल, 2 साल या 3 साल तक तो सही है, बट व्हाट हैपेंस इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ ट्रेंड कि जी क्या ट्रेंड चल रहा है, और बच्चे 6-7 साल में इट बिकम्स वेरी कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इट इज़ वेरी हर्डलसम, बहुत आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी टू फाइंड दैट। तो इस वजह से आपका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंपैरिजन है वो है इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस, वो जो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में ज़्यादा सीखेंगे। Analyzing the data using index number trend analysis requires choosing a base period for all the items with a pre-selected index number usually set to 100। जब भी आप स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास साल 2010, 11, 12, 13, 14
15 एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे आपके पास आगे साल चलते जा रहे हैं। तो 2010 का जो बेस पीरियड होगा, तो 2010 का जो भी अमाउंट होगा, चाहे वो नेट सेल्स उठाएं या बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स उठाएं, कोई भी एक आप जो कंपोनेंट उठाएंगे, दैट विल सर्व एज द बेस। और फिर बाकी जितने भी साल होंगे आप उनको एज कंपेयर करोगे कि जी 2011 में क्या पॉजिटिव इंक्रीमेंट हुई है, नेगेटिव इंक्रीमेंट हुई है। अच्छा जी, इसमें कह रहा है कि एज विथ कंप्यूटिंग ईयर टू ईयर परसेंटेज चेंजेस, सर्टेन चेंजेस लाइक दोज from negative amounts to positive amounts cannot be expressed by means of index number. When using index number, we compute percentage changes by reference to the base figure shown in the illustration below. अच्छा, अब इसमें एक डाउनफॉल ज़रूर है, वो ये है कि जब भी आप नेगेटिव अमाउंट को पॉजिटिव में लेके जाओगे, वो इंडेक्स नंबर्स में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर इज प्योरली अबाउट परसेंटेजेस। एक बेस नंबर को आप अगले नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो उसमें आपको एक रिलेवेंट परसेंटेज आ जाएगा, उसमें आप एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा वो जो परसेंटेज है, आइदर इट इज अ नेगेटिव परसेंटेज और इज इट अ पॉजिटिव परसेंटेज। देयर इज नो माइनस एंड प्लस इन परसेंटेजेस बाय द वे। ओके, सो अब आ गया इलस्ट्रेशन हमारे इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस के। फॉर एग्जांपल, सेंटेक्स एक का कैश बैलेंस है दिसंबर 31st, एक जब ईयर वन के एंडिंग में 12,000। अब 12,000 ये जो है हमारा हो गया बेस पीरियड यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपका हो गया बेस पीरियड। इट्स कैश बैलेंस एट दिसंबर 1st, ईयर सेकंड इज 18,000। अब ये नेक्स्ट ईयर हम इसको कंपेयर करेंगे यूजिंग 100 एट इंडेक्स नंबर, क्योंकि हम इसको 100 कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, वी आर यूजिंग दिस एज 100। So using 100 as an index number for year 1, the index number for year 2 equals to 150 and is computed as, अब current balance, current year balance कितना है आपका 18,000। अच्छा जी, इतनी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है, पर बहरहाल एंड बेस ईयर बैलेंस आपका कितना है, दैट इज 12,000। तो आप जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 1.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी डिवाइड करना है 12,000 को 18,000 से, दैट इज 1, और 18,000 को 12,000 से, दैट इज 1.5 इंटू 100 इज 150। तो ये आपका सेकंड ईयर, मतलब आपकी पॉजिटिव जो भी अमाउंट आपने उठाया, आपका कैश बैलेंस जो है पहले साल से अगले साल में 50% बढ़ गया है। पहले 100 था बेस एंड इट वेंट अप टू 150। इसी तरह कह रहा है कि जी थर्ड ईयर में दिसंबर 31st, थर्ड ईयर कैश बैलेंस जो है वो पड़ा हुआ है 9,000। तो वही हमने बेस उठा लिया। अब क्या है, हम सेकंड ईयर पे बेस पे नहीं जा रहे, क्योंकि हमने जो इंडेक्स नंबर पे चूज किया हुआ है वो ईयर फर्स्ट का ही उठा किया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आता है कि जी आपको पिछले साल का फिर से यूज करना है, तो फिर उस सूरत में आप 18,000 को एज अ बेस पीरियड उठाओगे एंड यू विल डिवाइडेड बाय 9,000, तो उसकी सूरत में विच विल बी 50, मतलब 50% इंक्रीमेंट होगी। अब जी आते हैं इस सवाल के जवाब पे कि जी ईयर 375 एंड इज कंप्यूटेड एज 12,000। ये तो आपका बेस पीरियड हो गया, ठीक है। और आपका जो 9,000 रुपये है यहाँ पे, ये आपका है ईयर 3। तो इट इज़ 0.75। तो 100 से जब आप करोगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 75। इसी तरह एक और हमारे पास इलस्ट्रेशन है दिखाने के लिए। अब देखें फ़ायदा क्या है, पता क्या है, चलना है हमें, सीखना क्या है इससे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस। तो ये उसमें से आपको अब पता चलेगा। नेट सेल्स जो हैं आपकी 2022 में 10,106 रुपये, 2023 में 12,025 रुपये, 2024 में 11,498 रुपये। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,697 रुपये, 2023 में 6,225, 2024 में 6,340। अब इसका हमने कंजर्वेटिव हमने निकालना है। देखें हम तीन अलग अलग हमने वो कंपोनेंट्स उठाए हुए हैं फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपका बेस ईयर आ गया 2022 वाला, अपने आप से डिवाइड होगा तो वो आपका आ जाएगा बेस ईयर। एंड देन 2023 है, फार्मूला याद रखिएगा जब भी आपको निकालना हो इंडेक्स ट्रेंड नंबर एनालिसिस के लिए। 2023 में आपने 12,025 को डिवाइड कर दिया 10,106 से, तो आपका ये आ गया 118.99%। ठीक है, गुड गुड परसेंटेज। इसी तरह 2024
113.78, वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपके 3 साल के कंसेक्टिव आ गए। अब अगर यहाँ पर आप देखें कि सेकंड ईयर में आपका 18% फर्स्ट ईयर से यहाँ पे आपकी सेल्स बढ़ी है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपकी 9% बढ़ी है कंपैरेटिवली, एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपका 7% बढ़ गया लास्ट ईयर से। इन द कमिंग ईयर ऑल्दो नेट सेल्स कम बढ़ी हैं 113 मिलियन, 13% कंपैरेटिव टू द बेस आपका जो था यहाँ पे 13% सिर्फ बढ़ी है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका चलें 11.2%, बट द गुड थिंग ओवर हियर इज कंपैरेटिव प्रॉफिट आपका यहाँ पे 11% का है। ऑल्दो नेट सेल्स आपकी कम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका बढ़ गया, पर कॉस्ट प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे 107 था, यहाँ पे 111.76 है। तो ये आपको ट्रेंड दिखा रहा है कि जी ठीक है, आपका जो है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है आपके प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में या आपके नेट सेल्स में भी। आप इसमें फिर एक तो एज अ बिजनेस मैनेजर आप चेक करेंगे कि जी ये व्हाई हैज़ दिस नंबर गॉन डाउन, व्हाट अबाउट द 5%, ये जो 5% है उसका जिम्मेदार कौन है जो कम हुआ है। देयर माइट बी रीजंस बिहाइंड इट, देयर माइट बी इंटेंशनल, देयर माइट बी अनइंटेंशनल रीजंस बिहाइंड इट। ठीक। अच्छा, ये किया कैसे जाता है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वर्टिकल एनालिसिस? होता है, सिंस द वर्ड इज वर्टिकल, आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आप कंपेयर कर रहे होते हो इन द सेम बैलेंस शीट और इन दिस इनकम स्टेटमेंट। अब जैसे यहाँ पर है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने वालों को बेनिफिट फ्रॉम नोइंग व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ अ ग्रुप और सब ग्रुप is made up of a particular account. For example, specifically in analyzing a balance sheet, it is common to access total assets or liabilities plus equity as 100%. अगर आप बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे तो आप क्या है, जो टोटल एसेट्स है उसको आप 100% उठाओगे, आपको पता चल जाएगा जी आपका टोटल इन्वेंट्री सॉरी टोटल एसेट्स, उसमें करंट एसेट्स आपका कितना बनता है और नॉन करंट एसेट आपका कितना परसेंटेज बढ़ता है ऑफ योर टोटल एसेट। इसी तरह देन अकाउंट्स विद इन दीज ग्रुपिंग्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द रिस्पेक्टिव टोटल। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल अगर टोटल एसेट्स आपके लाख रुपया हैं एंड देन यू हैव करंट एसेट्स 100 रुपए के, आपके टोटल एसेट्स हैं, आपके करंट एसेट है 50,000, तो वो आपका हो जाएगा 50%। ये मैं आपको आगे इस लेक्चर में ही दिखा दूंगा। एंड एनालाइजिंग एन इनकम स्टेटमेंट, अब इनकम स्टेटमेंट को हम कैसे करते हैं कि आपके जो नेट सेल्स होते हैं उसको आप उठाते हैं एज 100% ऑफ योर टोटल। अच्छा, the procedure is also called vertical analysis given the up down or down up evaluation of accounts and common size statements। ठीक है जी, ये आपकी क्लियर हो गया। पैटेंट्स जो है आपके जो दे आर पार्ट ऑफ योर एसेट्स, तो अगर आप यहाँ पे ये मालूम किया जा रहा है कि जी पैटेंट्स का क्या परसेंटेज है टोटल एसेट्स का, दिस इज वन वे ऑफ ट्राइंग दिस, क्योंकि आपने सेपरेट ईयर दिए हुए हैं। एक दूसरा डिटेल जो है आगे 2-3 स्लाइड्स में बनाया हुआ है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वर्टिकल एनालिसिस, डिटेल्ड वर्टिकल एनालिसिस कैसे होता है। तो जी पैटेंट्स को आप यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो 5% जो है आपके यहाँ पे है 2011 में, 2010 में पैटेंट्स वर 6.67%, एंड इसी तरह 2009 में दे वर 10% ऑफ योर टोटल एसेट्स। अब देखें, टोटल पैटेंट्स सेम रहा है पर हर साल आपके टोटल एसेट्स बढ़े, तो क्या हुआ है, पैटेंट्स का जो परसेंटेज है वो ईयर ओवर ईयर कम होता गया है। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का यूज क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर स्पेशली यूज्ड फॉर इंटरकंपनी कंपैरिजंस बिकॉज़ स्टेटमेंट्स फॉर डिफरेंट कंपनीज आर रिकॉर्ड इन कॉमन साइज फॉर्मेट। अब इंटर कंपनी, अगर आप सेम कंपनी दूसरी किसी कंपनी के साथ आपने कंपेयर करना है तो इसके लिए बेहतरीन है चॉइस आपके पास, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरी जितनी भी हैं कंपनीज को कॉमन साइज फॉर्मेट में ही बनाई जाती हैं। उसके बाद we have comparisons of a company's common size statement with those of competitors or with industry averages can highlight differences in account makeup and distribution। आपको पता चल जाएगा किस आपका अकाउंट का पार्ट इज नॉट वर्किंग वेल या कहाँ पे आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं, एंड देन यू कैन एक्सप्लोर इट एंड देन यू कैन गेट टू द रीजन एंड इम्प्रूव इट लाइक अपने कंपटीशन के साथ। अच्छा, एक लिमिटेशन जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट की वो ये है कि इंटर कंपनी एनालिसिस तो आप कर रहे हैं ठीक है, बट आप रिलेटिव साइजेस और कंपनी जो
जिसको एनालाइज आप कर रहे हो उसको समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी विथ समवन हु इज़ अ मार्केट लीडर, बहुत फ़र्क होगा। एक वो कंपनी जो कि डिफरेंट डायनामिक्स, डिफरेंट लिमिटेशंस के साथ काम करे, उसकी अगर आप कंपेयर करेंगे विद सम अदर कंपनी या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सर्विस कंपनी से, तो वो कॉमन सेंस स्टेटमेंट उसमें आपको कारआमद नहीं होगा। देन वी हैव, इसी तरह हमारे पास ये कोलगेट के 2006 से 2011 तक ये कंपैरेटिव एनालिसिस पहले ही बना हुआ है। वर्टिकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, कॉमन साइज फाइनेंशियल, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये पहले से ही बनी हुई है क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंप्यूटेशन है। नेट सेल्स जो भी अमाउंट था, कॉस्ट ऑफ सेल्स उसका 42.69, दीज आर परसेंटेजेस बाय द वे, 42.69% था। ग्रॉस प्रॉफिट 57% ऑफ योर नेट सेल्स। तो सेलिंग एंड एक्सपेंसेस वाज 34.41%, अदर इनकम आपका नेगेटिव में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट is 22.95, interest expense is 0.31%, it's so forth and so on. So on आखिर में आप देखें नेट इनकम एट्रीब्यूटेड टू कॉलगेट इज 14.5। तो अगर आपको याद हो कि हमने यही डेटा सेट उठाया था पहले उसके जो हम पहले कवर करते हुए हैं, वो है। तो इफ़ यू टेक आउट 2431 को अगर कंप्यूट करेंगे तो दिस विल बी नेट सेल्स का, ये तकरीबन इतना ही परसेंटेज बनेगा जितना आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद अब इसमें से की टेक्स क्या हैं। अब देखिए अगर आपके पास कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट आ जाती है, अब इसमें से आपने 5 साल का है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम जो पहले करते आ रहे थे ईयर और ईयर या इंडेक्स वाले, उसमें भी इसी तरह ट्रेंडिंग था, बट वी हैड ओवरऑल ग्रुपिंग्स उसमें थी। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने इंडिविजुअली हर उसका किया हुआ है, बट एक दूसरे से हमने कंपेयर किया हुआ है, बेस उठाया हुआ है 1 साल का, और फिर हम आगे कंपेयर करते गए। यहाँ पे हर स्टेटमेंट अपने आप से कंपेयर की गई है, ये इंटर कंपैरिजन ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं है, ये देख लीजिएगा। दिस इज योर मेन डिफरेंस बिटवीन कॉमन सेंस स्टेटमेंट एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब जी इसमें देखें कि की टेक्स क्या है। ऑल्दो आपका 4.52 सेंट्स पर डॉलर या 14 पैसास पर रुपी जो है आपको अपना 2011 में आ रहा है, एज कंपेयर टू नेट इनकम। मतलब हर 1 रुपए स्पेंड करने पे, 1 रुपए की सेल पे आपके पास जो नेट इनकम आ रही है वो 14 पैसे की आ रही है, 14 पैसास पर रुपी। या फिर 2006 में आपके पास 11 पैसास की थी ऑन ईच रुपी। चलिए 3%, ऑलमोस्ट 3.5% आपके पास बढ़ा है। बट देन अगेन वी हैव टू एनालाइज अदर थिंग्स एज वेल, स्पेशली ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पे 57.31, और यहाँ पे देखें 2006 में 58.92। डिफरेंस कितना आ गया, ये आपका यहाँ पे 1.6 ऑलमोस्ट सेंट्स का कोई डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो 1.6 सेंट्स कम कम है 2006 के कंपैरेटिवली। बट देन अगेन आपका नेट इनकम बढ़ा है, तो विल फाइंड आउट नेट इनकम बढ़ा कहाँ पे। तो जी अगर देखें सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस 34.41, एंड 2006 में आपका यही जो है 35.21 था आपके टोटल नेट सेल्स का। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कोई वो 0.8 या 1% आपको यहाँ पे भी बच रहा है, 1 पैसा आपको यहाँ पे बच गया। अदर इनकम पे आपको बहुत बचत हो रही है। अदर इनकम देखें पहले आपका था 5.49 और माइनस 0.05, तो ये ऑलमोस्ट हो गया आपका 5.5 सेंट्स या 5 पैसा जो है आपका, यहाँ पे भी आपको बचत हो रही है। ठीक है, इसी तरह आप अ, देखें तो ये जो चीज़ें कम हुई हैं इसकी वजह से आपका नेट इनकम बढ़ा है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है तो हर साल का अपना ही इनका, बट यू कैन कंपेयर इट विद अदर ईयर्स, देखते हुए कि जी हालांकि ये जो कंपैरिजन हुआ है वो हमारी कंपनी जो है किस स्टैंड में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, प्रॉफिटेबल है या नहीं। पार्ट 2 हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। आपने अगर डिटेल चेक करना है एक्सरसाइजेज वगैरह, तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मीज क्रैश कोर्स, इसी चैनल के उस पर, वो आप चेक कर लें, इट विल
हेल्प यू मोर। देखें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सिंस इतना ज़्यादा फोकस होता नहीं है पेपर में टूवर्ड्स अपना न्यूमेरिकल्स, यू कैन इवन हैव द ऑप्शन टू स्किप दिस टोटली। तो इस वजह से न्यूमेरिकल्स का ज़्यादा डिटेल वहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने पूरे लेक्चर्स बनाए वो ज़्यादा मोर फोकस ऑन थ्योरी एंड ऑन एनालिटिकल बेसिस जी। अब देखें हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में इन द पार्ट टू, कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। एक है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जिसको हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस भी कहते हैं, विच इज़ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स। इसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी कह सकते हैं, जैसे चेंज ट्रेंड एनालिसिस था आपके, अलाउज फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स टू इजीली फोरकास्ट ट्रेंड और कैलकुलेट ट्रेंड। ठीक है जी। मल्टीपल पीरियड्स आप इसमें देख सकते हैं, एब्सोल्यूट कंपैरिजन होता है और परसेंटेज कंपैरिजन होता है। एट द सेम टाइम वी हैव वर्टिकल एनालिसिस, दिस इज अ स्टैटिक एनालिसिस है। इसमें आप सिर्फ जो उसकी अपनी ही इनकम स्टेटमेंट है और अपनी ही बैलेंस शीट है आप उसमें ही कंप्यूटेशन करते हो, पर दैट कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, कंप्यूटेशन आप क्रॉस कंप्यूटेशन नहीं करते उसमें। So we'll continue G with ratio analysis in the next lecture. See you in the next lecture Ji. Hafiz.